नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव, एडवोकेट। मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज की जो जानकारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके भी मन में विचार आ रहा हो कि चलो ठीक है, मेरी पत्नी है, मैं कहीं ना कहीं उसको अपने घर लेकर आऊं। अच्छी बात है, हर पति को सोचना चाहिए कि भाई मेरी पत्नी है, लड़ाई झगड़ा कैसे भी हुआ उसको खत्म किया जाए और उसको घर वापस ले आ जाए। अब आपकी ये सोच है, आपने इतनी बढ़िया सोच, अपनी नियति, अपना विचार आपने इस तरीके के बनाए हुए हैं कि भाई बहुत बढ़िया बात है कि उसको लेकर आना चाहिए। लेकिन जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा किए हुए हैं, जैसी आपकी सोच है वैसी उसकी भी सोच होनी चाहिए। अगर उसकी सोच विपरीत है, उसकी सोच वकील के अनुसार चल रही है या उसकी सोच आपको फंसाने के लिए चल रही है, तो आप ये समझिए कि आप बर्बादी की कगार पर हैं और आप अपना समय और हो सकता है कि एक दो मुकदमा आपके ऊपर भी और टंगने वाले हैं। ये सब चीजें आप भविष्य में करने वाले हैं। ये आपकी विचार है, ये नियति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी पत्नी नहीं है, आपकी पत्नी है, आपके साथ रहना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, आप भी रहिए उसके साथ में। मैं हर प्रकार से ये कहता हूं आप घर बनाकर रखिए, बसा कर रखिए, लेकिन उन लोगों से बचे रहिए जो आपके साथ शातिरबाजी करते हैं, आपके साथ प्लानिंग करते हैं, आपके साथ धूर्तता दिखाते हैं और आपके साथ चालाकी करके रिश्ता चलाना चाहते हैं। वो रिश्ता नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने का एक जाल होगा। जिस जाल में आप फंसे हुए हो, कम फंसे हुए हो आज, कल को बड़ा तरीके से आप फंस जाओगे और फंसने के बाद फिर फड़फड़ाओगे और जैसे वो कहेगी वैसे तुम करोगे। फिर अगर आपसे एलमनी मांगी जाएगी, पैसा मांगा जाएगा, तो तुम पैसा दोगे क्योंकि तुम फंसे हुए हो। और अगर तुम फंसे हुए नहीं होगे तो आप सब ना पैसा वो ले पाएगी और ना आपको किसी प्रकार से किसी जाल में फंस पाएगी। तो ये मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो आपको जागरूकता के लिए बना रहा हूं। पति हो या पत्नी हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। कोई एक ऐसा स्पेशल व्यक्ति नहीं है कि भाई मैं उसी के लिए हूं, दोनों के लिए बता रहा हूं। जिन महिलाओं ने अपने पति पर बहुत चालाकी से, शातिरगिरी से, झूठ बोलकर मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, वो एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ वाकई अब मेरे सामने जो प्रभाव है वो आगे आने वाले जीवन पर किस तरीके से पड़ेगा, वो आप समझिए। मुकदमेबाज पत्नी यानी कि जिस पत्नी ने झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, ये आपका ईमान जानता है कि आपने झूठे किए हुए हैं या सच्चे किए हुए हैं। पत्नी हो या पति हो, दोनों समझ सकते हैं कि हाँ झूठ कितना है और सच कितना है, क्योंकि घटना जो है उन दोनों के बीच में ही हुई है। हर पति ये कहता है सर मुकदमे झूठे लगा रखे, हर महिला ये नहीं कहती कि सच्चे हैं मुकदमे, बस ये कहती है कि हाँ दहेज मांगा था, हाँ मारपीट की थी, हाँ मैं उस घर से आ गई थी। कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी बात के, कोई उनके पीछे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ना कोई कोई झगड़े के कारण नहीं, लेकिन फिर भी मुकदमा किया हुआ है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बता दूंगा आपको। लेकिन आज ये समझिए, जिस पत्नी ने, मुकदमेबाज पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है, उस पत्नी को अगर तुम घर वापस लाना चाहते हो तो उसके सबसे बड़े 3 नुकसान आपके होने वाले हैं। इन तीनों नुकसानों को आप एक बार गौर से, नजर से समझिए और फिर अगर आपका मन करे तो जरूर लेकर आइएगा, और अगर नहीं मन करे तो नमस्ते कर लीजिए और कहिए साहब आप कोर्ट में ही ठीक है, वहां पर आप आते हैं जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारा जीवन तो बचा रहेगा ना। ये चीजें आप समझ कर होगी। सबसे पहला, अगर आपकी पत्नी आपके पास वापस आती है मुकदमा करने के बाद, कोई मुकदमा करा हो उसने, 1 किया हो, 2 किया हो, 3 4 5 6 मुकदमे कर दिए हो, डजंट मैटर। अगर मुकदमा करने के बाद वापस आने की बात कह रही है वो कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, तो आप सबसे पहले उसकी नीयत देखिए कि वाकई उसके साथ रहने का मन है या फिर मुकदमा और बढ़ाने की जो संख्या अब तक है 2 या 3 थी, वो 4-5 मुकदमा बढ़ाने की संख्या उसकी नीयत है। नीयत देखिए। सबसे पहला नुकसान, अगर वो आप घर वापस आती है आपके सामने, तो आप पर जो अब तक जो उसके पास एविडेंस नहीं था, वो आने के बाद वापस तुम्हारे घर से वो एविडेंस कलेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरी की छोड़िए, मैं अपनी ही बताता हूं आपके लिए। हमारे पास कोई चीज आती, क्लाइंट आता है, तो वो महिला हमसे कहती है सर मुझे अपने पति मुकदमा करना है, तो हम पहले उसको एक जेन्युइन तरीके से, एक इंसानियत के नाते से हम उसे बता देंगे देखो अगर मुकदमा करोगे तुम तो तुम्हारा रिश्ता 100% खत्म ही होना है। 1% अगर बच गया तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से या आपके पूर्व कर्मों के अनुसार बच सकता है, अगर अच्छे कर्म आपने किए होंगे तो। और अगर नहीं किए होंगे तो मैं कहता हूं 100% आपका मुकदमा, आपका रिश्ता खत्म ही होना है। तो फिर उनके पास सवाल आता सर वो मुझे रखेगा नहीं तो मैं बताओ करूंगी तो करूंगी। मैंने कहा फिर वो अच्छा है आपकी, आपने कोशिश करी अगर रखने की, रहने की, अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारा तो काम है ही, मुकदमा दर्ज करा देंगे, लिखा देंगे, हमें कितनी देर लगेगी। अब उसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा पति करता क्या है,
तो बताती है कि नोएडा में जॉब करता है, दिल्ली में जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कैसे भी है। उससे पूछा जाता है सैलरी कितनी है, तो सर सैलरी तो नहीं पता मुझे कितनी है। अब पूछते हैं अब तुम्हारे पास सैलरी स्लिप है, उसकी सैलरी स्लिप सर मेरे पास नहीं है। कौन सी कंपनी में जॉब करता है, ये तो नहीं पता कौन सी कंपनी में जॉब करता है। ये सब सवालों के जवाब उसके पास नहीं होते हैं। तो अब जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जब ये इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर हम भी कहते हैं भाई देखो मेंटेनेंस आपके लिए जब चीजें नहीं है आपके पास में, तो मेंटेनेंस फिर आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर एविडेंस नहीं है तो फिर कोर्ट बिना एविडेंस को सुनता नहीं है। तो ये जो चीजें मैंने आज बताई हैं आपके लिए, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी वकीलों के लिए कह रहा हूं। हर वकील इस तरीके की जब बातें करता है, क्योंकि ये काम है, जैसे डॉक्टर काम होता है वैसे ही वकील काम होता है। आप ये मत समझना कि सर वकीलों की वजह से घर बिगड़ रहे हैं, ऐसा मत बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चीजें सामने आती हैं तो फिर आपको भी वो चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे डॉक्टर है उसको ऑपरेशन करना ही पड़ता है, चाहे उसका अपना सगा क्यों ना हो, उसकी बीमारी है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं वो काम करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जैसे डॉक्टर वैसे वकील है। तो वो समझी चीजें कि अगर मान लो चीजें रह गई हैं उसकी, तो वो अब जो है मुकदमा कर दिया उसने, अब वो चीजें नहीं है तो उसको लगेगा कि भाई ये चीज नहीं है, तो फिर मुझे, क्योंकि वो अब इस वकील से पूछने के बाद वो 2-4 वकीलों से और से पूछेगी, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीजें कि हाँ यार ये चीजें मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं उससे ऊपर अच्छे से मुकदमा लिखा सकती हूँ। तो फिर वो अपने पति से कॉन्ट्रैक्ट करके हो सकता है बातचीत करे, या फिर बातचीत करने के बाद कहे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अभी देखो गलती हो गई मेरे से, मुकदमा ऐसे वैसे करा दिया वैसे करा दिया, या फिर कुछ और बातें हों, यानी कि उसका उद्देश्य घर वापस दोबारा आने का है। तो अगर वो घर वापस आ जाती है तो आपके पास से जो अब तक मैंने बताई ना, सैलरी स्लिप, कौन सी ना कंपनी में काम करते हो, कितना कमाते हो, ये सारे सवाल जवाब तुमसे पूछे जाएंगे और तुम प्यार मोहब्बत में आकर सब कुछ उगल दोगे, बता दोगे और कह दोगे। और यही चीज उसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। पहला नुकसान ये आपका, मतलब कि दोबारा वो आएगी तो तुम्हारे घर एविडेंस इकट्ठा करेगी वो, कि वो उसका एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट में किस तरीके लगा सकते हैं। नंबर 2, जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, अब वो जिन लोगों के नाम आपके मुकदमे में लिखे गए हैं, पति हो, ससुर हो, सास हो या ननद हो, जो भी है, उन लोगों के मन में एक तो कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंच जाती है, जिससे कि उनके मुंह से मधुर शब्द नहीं निकल पाते हैं। जब पत्नी दोबारा से मायके में ससुराल में दोबारा से जाती है, तो वहां पर जाकर उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि भाई इसने मुकदमा कर दिया, और मुकदमा करने के बाद जो है अब ये दोबारा हमारे पास आई है, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ेंगी। उनके मुंह से वो शब्द निकलेंगे जो शब्द मतलब पहले नहीं थे, यानी कि पहले कोई बात नहीं थी तो उसने झगड़ा करके वो तुम्हारे मुकदमा दर्ज करा दिए, तो अब तो उसने गलती खुद करके तुम्हारे घर साथ रह रही है, तो वो कहीं ना कहीं उस सास के, ननद के, या फिर किसी के भी घर में भाई कि तुमने हमें कोर्ट कचहरी करा दिया, तुमने कम क्या हमारे साथ कम किया है, ये समाज है, कहीं ना कहीं चीजें वो वापस आती ही आती हैं जो तुमने किया है। तो वो सास कहेगी, ननद कहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, वो वापस दोबारा वहीं पर चली जाएगी। यानी कि लड़ाई झगड़ा कहेगा तो फिर वो उस घर में नहीं रह पाएगी। वो आज न तो कल महीना रहेगी, 2 महीने रहेगी, 3 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी, 6 महीने मुश्किल से रह नहीं पाएगी। 6 महीने तो पहले वापस अपने मायके फिर पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसका अब जो है, अब तक जो विश्वास था कि भाई मेरे पति रह सकता हूं मैं, उसकी नहीं रह सकती, अब विश्वास उसका और ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि मैं नहीं रह सकती हूं। और जो माँ बाप हैं आपके और पति हैं आप, तो आपका भी विश्वास हो गया कि भाई नहीं बन पाएगी, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि अब आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। ये चीजें। तीसरा चीज क्या है कि इसमें कि अब तक अगर आपके ऊपर 1 मुकदमा या 2 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, तो अब जो है आपके ऊपर हो सकता है कि कोई और नया मुकदमा, बड़ा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवाया जाए। एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जब लड़की जो है किसी वकील से कांटेक्ट करती है, तो वकील से वो पूछती है भाई मुझे फंसाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कुछ वकील हैं उनको एडवाइस कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इसी तरीके की एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की थी जिस पर एक बेटी थी, और वो अपने मतलब मायके में रही थी, 3-4 साल से मुकदमा लड़ा रही थी, काफी वकीलों से उसके कांटेक्ट हो चुके थे, तो वो सबको जानकारी उसको मिल गई थी वो किस तरीके से क्या मुकदमा करना है, क्या बनाना है। तो वो मुकदमा बनाने के लिए वापस अपने पति घर गई। उसने घर जाकर 2-4 दिन रही, और रहने के बाद जो है कुछ की बात फिर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा हुआ, और फिर उसने 2 बूंदें यहाँ पर अपने तेजाब की डाल ली गले पर, और डालते ही जो है वो जल गया। यहाँ से जैसे ही जल गया उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जो है पुलिस आई, पुलिस लेकर उसको मेडिकल ले गई, और मेडिकल में ये कंफर्म आ गया कि इसको तेजाब डाला गया इसके ऊपर। अब तेजाब डालने का मतलब क्या है कि मेडिकल में जब चीज आ गई तो 307 आईपीसी की धारा के आप मुलजिम हो गए।
अब मुलजिम हो गए यानी कि मुकदमा दर्ज हो गया। अब पुलिस के सामने वो गिड़गड़ा रहा है कि साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ससुराल पक्ष जो है वो गिड़गड़ा रहा है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने कोई ना तेजाब डाला ना कुछ है, उसने ऐसी अपने पास दो ऊपर दो बूंदें डालनी है, बस ऐसे ही उसने बना लेके मुकदमा और कर दिया। तो पुलिस का जवाब क्या है कि देखो आपने डाला तेजाब या उसने खुद डाल लिया तेजाब, इसका जो मतलब विचार है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाएगा, यानी कि वो जांच का विषय है, वो जांच में किया जाएगा। लेकिन तेजाब तो डला ना, चक उसने अपने आप डाल लिया या तुमने डाल दिया, लेकिन तेजाब तो डला ना। तो तेजाब डला इसका मतलब क्या है, 307 की आपने उसे जलाकर मारने की कोशिश पूरी करी और आप जो है 307 के आप कौन हो गए, मुलजिम हो गए। तो 307 के मुलजिम है तो उसके पहले जेल जाइए, जेल जाके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि मुकदमा झूठा है सच्चा है। अभी तक तो बात जो है एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये सोचकर देखिए कि उसमें 3 लोग, सास और ससुर और लड़का स्वयं, 3 लोग जो है वो जेल चले गए और जेल जाने के बाद फिर उसकी जमानत करा के वापस आएंगे, आखिर तब कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में और फिर उसके बाद वो बताएंगे सच झूठा है सच्चा है क्या है, लेकिन दंड तो मिल गया ना। तो ये नियम आप बना कर देख लीजिए कि जिस लड़की ने 3-4 साल मुकदमे लड़ा लिए तो वो कितने वकीलों से कॉन्टेक्ट कर चुकी है, कितना उसका दिमाग किस तरीके से बन चुका है, और उसके बाद फिर वो अगर घर पर आएगी तो आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई बड़ा मुकदमा ना लगा दे। मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये आपको होना चाहिए, लेकिन आजकल की महिलाएं जो है वो इस तरीके से कर रही हैं, मुकदमा बड़ा लिखाने के लिए वो जाती हैं और जाकर फिर मुकदमा बड़ा दर्ज करवा कर घर वापस मायके में अपने आ जाती हैं। तो वो आप ये समझिए कि परिवार आपको चलाना है, परिवार में आपको रहना है, तो आप जो है उसको इतना समझिए कि नियति उसकी क्या है, वाकई परिवार बसाने की है या फिर उसको वो तुम्हें मुकदमे बड़े किसी में फंसाना चाहती है। ये सब चीजें सोचिए, वरना 3 नुकसान से आपको भारी भुगतना पड़ जाएगा और भविष्य में आप किसी न किसी प्रकार से इतना परेशान, इतना पीड़ित हो जाओगे कि जैसे वो कहेगी, जितना वो रुपया मांगेगी वो तुम्हें रुपया देना पड़ेगा। चाहे जमीन बेचो, घर बेचो, मकान बेचो या खुद को बेच डालो, लेकिन तुमको वो परेशानी से बाहर निकलने के लिए वो पैसा लेना पड़ेगा। इसीलिए इस तरीके से स्कैम से बचें। और अगर आपकी पत्नी से बिगड़ गई है, बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, तो भाई साहब जिस तरीके के आजकल कांड हो रहे हैं उन कांडों को आप एक बार उदाहरण के रूप में समझिए। कहते हैं ना कि हर चीज अपने आप पर ही बीते, इससे पहले आप किसी और का उदाहरण देकर खुद को समझना चाहिए कि मेरे साथ भी इस तरीके की घटना घटित हो सकती है। ये सब समझिए, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, बस ये है जो आजकल समाज में चल रहा है उन सब चीजों के लिए मैं उजागर कर रहा हूं कि हाँ ऐसी घटनाएं भी आजकल घटित हो रही हैं और इस तरीके के लोग जो है आजकल इस तरीके से अपराध बना रहे हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो धन्यवाद, और अगर नहीं समझ में आया हो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं लीगल हेल्प और लीगल जो भी जानकारी है मैं आपको उसको अपडेट करता हूं, और उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में नीचे दिया हुआ है, उसको क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाले टाइम पर आपको वो जजमेंट्स और अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे धन्यवाद।